कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। So hello students, I welcome you all again in this video. This video is basically for all the scholarship category. इस सिंगल वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो भी डिफरेंट कैटेगरीज में स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। आप जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उस कैटेगरी को देख लेना। तो इस वीडियो में मैं सभी तरह की स्कॉलरशिप्स को कवर करने वाला हूँ और आपको एक बेसिक आइडिया सभी स्कॉलरशिप्स को देने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके कमेंट इस तरीके के आएंगे कि मुझे एक डिटेल्ड वीडियो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पे बनाना चाहिए, तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को किस तरीके से अप्लाई करना, किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ स्कॉलरशिप्स। इस वीडियो में स्कॉलरशिप है जैसे, तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने पर ये होता है कि आप बहुत सारी स्कॉलरशिप नहीं उठा सकते। आपको किसी भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप उठा रहे हैं तो आप अदर में नहीं ले सकते हैं। तो एट अ टाइम आप एक सिंगल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप लेते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ नहीं ले सकते। मान लो आपको स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। अगर आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंटल पीएसयू से स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी आप किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं ले सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये होता है कि आपको पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो आपके स्टेट का ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पोर्टल हो। जब वहाँ पर आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके अंदर आपके लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन शो करता है, तो उसके अंदर आपका जो कॉलेज है उसका नाम शो करेगा, उसको आपको चूज करना होता है। और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन आपके कॉलेज पर पहुंच जाती है। तो कॉलेज वाले फिर आपको वेरीफाई करते हैं। फिर कॉलेज अगर आपको वेरीफाई कर देता है तो फिर सेकंड लेवल वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाता है। उसके बाद ये पूरी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप की प्रोसेस होती है। तो आपका जो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन होता है वो आपके कॉलेज लेवल पर होता है। तो काफी कॉलेजेस होते हैं वो काफी स्कॉलरशिप कैटेगरीज में रजिस्टर कराकर नहीं रखते, काफी पोर्टल्स पर रजिस्टर नहीं करा के रखते, तो उनका नाम भी शो नहीं करता और आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद किसी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होती है वहाँ पर पर्टिकुलर कॉलेज को स्कॉलरशिप को वेरीफाई करना होता है। अगर उन्होंने रजिस्टर किया होता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ तो ही आपको वो वेरिफिकेशन होने के लिए मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाता है। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन स्कॉलरशिप कैटेगरीज। तो यहाँ पर मैंने स्कॉलरशिप कैटेगरीज को ए से लेकर जी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं उसको ए कैटेगरी में रखा है। फिर एआईसीटी या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं उसको बी कैटेगरी में रखा है। फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कंपनीज हैं उनको सी कैटेगरी में रखा हुआ है, इनके द्वारा जो स्कॉलरशिप मिलती है। प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये भी स्कॉलरशिप देती हैं, उसको डी कैटेगरी में रखा हुआ है। कुछ एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी स्कॉलरशिप देते हैं, उसको ई कैटेगरी में रखा हुआ है। फिर आपका जो एल्यूमनाई होता है कॉलेज का या फिर इंस्टीट्यूट होता है वो भी अपने लेवल पर कुछ स्कॉलरशिप्स देता है, उसको मैंने एफ लेवल पर रखा हुआ है। फिर आपके जो पेरेंट्स हैं जहाँ पर वो वर्किंग करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि किसी के पेरेंट रेलवे में वर्क कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेज में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है, तो उसको मैंने कैटेगरी में रखा हुआ है। तो वन बाय वन चलिए डिस्कस कर लेते हैं सभी कैटेगरीज को। तो जो सबसे पहली कैटेगरीज है वो है स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी। तो स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। मैं यहाँ पर राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ, बट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सभी स्टेट्स में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान की बात है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, उत्तर प्रदेश में से हैं, तो हर स्टेट अपने स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देता है। पोस्ट मैट्रिक का मतलब हो गया 10th क्लास के बाद मिलने वाली स्कॉलरशिप, और 10th क्लास के मिलने वाली जो स्कॉलरशिप है वो 11th 12th क्लास में भी मिलती है, और जब आप हायर एजुकेशन परस्यू करते हो तो उसमें भी ये मिलती है। तो यहाँ पर एक प्री मैट्रिक होती है जो कि 10th क्लास तक होती है, और पोस्ट मैट्रिक होती है जो 11th क्लास के बाद से स्टार्ट होती है, और आगे की पढ़ाई जहाँ तक भी आप करना चाहें, पीएचडी तक करना चाहें, वहाँ तक आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती रहती है। तो इसका जो क्राइटेरिया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलने का वो है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आपने मेट्रिकुलेशन पास किया होना चाहिए, हायर एग्जामिनेशन क्लास 12 तक भी पास की होनी चाहिए अगर आपने कर ली है, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं उस केस में। यहाँ पर ये SC ST कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वैसे तो जो गवर्नमेंट है उसके नोटिस के अनुसार ये अनुसूचित जाति SC कैटेगरी हो गया, ST कैटेगरी हो गया, MBC कैटेगरी भी इसके लिए एलिजिबल हैं, OBC कैटेगरी वो भी एलिजिबल हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग ये भी एलिजिबल होते हैं। बट जनरली OBC कैटेगरी को नहीं मिल पाती है बिकॉज बजट इनका आता नहीं है। तो बजट के अकॉर्डिंग ही ये मिलती है कि जो राज्य सरकार बजट डिक्लेयर करती है उसके अकॉर्डिंग इस स्कॉलरशिप का वितरण होता है। तो SC कैटेगरी को मिल जाती है, ST कैटेगरी को भी मिल जाती है स्कॉलरशिप, MBC कैटेगरी के केस में भी मिल जाती है, बट OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर सकते हैं, बट उनकी स्कॉलरशिप जनरली रिलीज नहीं होती है, नहीं ही होती है। अगर OBC हैं और BPL कार्ड धारक हैं तो हो जाएगी। तो OBC BPL कार्ड धारक हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये जो है पोस्ट मैट्रिक SC ST को तो बहुत इजीली मिल ही जाती है। इसमें जो आपको जितनी भी आपने फीस कॉलेज में जमा की हुई होती है, ट्यूशन फीस हो गया, आपको सभी की रिसिप्ट लगानी पड़ती है, ट्यूशन फीस की, हॉस्टल फीस की, लाइब्रेरी की जो बुक बैंक है उसकी, एडमिशन फीस, जितनी भी तरीके से आपकी फीस ली गई है उसकी आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फिल करनी होती है। और जब आपको जो अमाउंट रिफंड होता है SC ST के केस में, तो वहाँ पर ST कैटेगरी के केस में सबसे बड़ा बजट होता है, वहाँ पर स्कॉलरशिप का 80 to 90% जो ट्यूशन फीस का जो पार्ट है वो ST कैटेगरी के केस में मिल जाता है, और SC कैटेगरी के केस में भी 70% तक, 60-70% तक मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के बजट पर। तो सबसे जो बेस्ट स्कीम है, अगर आपकी इनकम है पेरेंट्स की वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। आप इस पर ही अप्लाई कर दें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट ये हो सकती है आपके लिए जहाँ पर काफी मैक्सिमम अमाउंट रिफंडेबल हो जाता है।
तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन आप sji.rajasthan.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। एसएसओ जो लॉगिन आईडी होती है, आपको अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। एसएसओ आईडी क्रिएट करने के बाद वहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप एसजीआई राजस्थान की स्कॉलरशिप चूज कर लेंगे और आपको वहाँ पर जो भी ऑनलाइन प्रोसेस दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करते जाएंगे। तो 2024-25 के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अभी स्कॉलरशिप 2024-25 सेशन के लिए जिनका नई एडमिशन हुआ उनके लिए भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आधार लिंक एसएसओ पोर्टल आपको क्रिएट करना पड़ता है। आपके पास जनाधार नंबर होना चाहिए। वहाँ से आपको अपना फैमिली मेंबर्स के अंदर से अपना नाम सेलेक्ट करना होता है, जहाँ से आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। आपको अलग से कुछ नहीं करना होता। तो इसलिए जनाधार के अंदर जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। आपका जनाधार का जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जिसमें आपके नाम का जो खाता है वो जनाधार के बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, क्योंकि पैसा उसी में ट्रांसफर होता है और वो एक्टिव मोड में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप अप टू डेट रखें। जनाधार के अंदर अगर कोई गलती है तो उसको पहले से ही सुधार कर रखें। तो आप जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और किस तरीके से फिल करना है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं उसके लिए किस तरीके से इसको फिल करना है उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के केस में, वहाँ पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। फीस रिसिप्ट आप सभी संभाल कर रखना, जितनी भी फीस आपकी कॉलेज में जमा हो रही है सभी फीस के रिसिप्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अप टू डेट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट्स हैं वो आपके पास अपडेट होनी चाहिए, वो अपलोड करनी होती है। जनाधार कार्ड की कॉपी यहाँ पर जनाधार होना चाहिए। बैंक पासबुक की कॉपी है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ती है, उसकी डिटेल्स या फिर क्रॉस चेक यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। और आधार कार्ड की कॉपी, आधार नंबर वहाँ पर देना होता है। तो एकेडमिक सेशन 2025-26 के हुआ है और जल्दी ये रिलीज होने वाला है, मैं आपको इन्फॉर्म कर लूंगा। इसलिए अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे जो अच्छी स्कॉलरशिप है राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए, जो राजस्थान बोर्ड से पास आउट है उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सबसे बेस्ट होती है। SC ST कैटेगरी के केस में उनको काफी अच्छा अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है SC ST कैटेगरी के केस में। अगली जो है वही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है राजस्थान स्टेट के लिए। तो वो ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनके पास BPL कार्ड है तो वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, उनको भी स्कॉलरशिप का अमाउंट काफी ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पर। तो उसके लिए फैमिली जो इनकम है वो 1 लाख पर एनम या 1 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। वही आपने अपने जो मेट्रिकुलेशन है, सीनियर सेकेंडरी है, वो सब पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ओबीसी BPL का कार्ड होना चाहिए। तो जितनी भी आप फीस भरते हैं, जो भी मेंटेनेंस अलाउंस होता है वो सब आपको यहाँ पर रिफंडेबल हो जाता है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 70-80% तक स्कॉलरशिप अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है, डिपेंड ऑन द बजट, जो भी गवर्नमेंट के पास बजट अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है। तो आपको अप्लाई करना होता है, ये वेबसाइट है sji.rajasthan.gov.in पर, या फिर आप sso.rajasthan.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो स्कॉलरशिप है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। तो मैंने बता दिया कि पोस्ट मैट्रिक अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप बिहार से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और आप कहीं पर भी स्टडी कर रहे हैं तो आप सभी पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। SC ST कैटेगरी को तो मिल ही जाती है, बाकी अप्लाई ओबीसी वाले भी कर देते हैं। तो ज़्यादा स्टेट में ओबीसी का बजट या फंड होता नहीं है तो उनको स्कॉलरशिप मिल नहीं पाती है, बट SC ST के स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो सभी स्टेट्स में लगभग जो इनकम का जो क्राइटेरिया है वो 2.5 लाख तक रखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के केस में। और वही सारे क्वालिफिकेशन नॉर्म्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और यहाँ पर भी आपको वही 70-80% तक आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाता है रिसिप्ट लगाने के बाद। तो आपको अगर आप किसी दूसरे स्टेट हैं तो आपको अपने स्टेट के रिस्पेक्टिव पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपने स्टेट से इन्फॉर्मेशन लेकर उस पोर्टल पर आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। और आपको क्या है कि अप्लाई करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आएगी। अगर उस कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा आपके स्टेट पोर्टल के साथ तो वो वेरीफाई कर पाएंगे। अगर उन्होंने नहीं करा रखा हुआ तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और अगर वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगा कॉलेज तो आपको स्कॉलरशिप लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप अपने पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि बिहार के स्टूडेंट्स हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज ने स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर करा रखा है कि नहीं करा रखा, तो उनसे पता कर आप आगे की बात कर सकते हैं। एडमिशन कंफर्म अगर आप करना चाह रहे हैं वहाँ पर तो उनके लिए आपका जो भी स्टेट का जो पोर्टल है वहाँ से रजिस्टर कराना जरूरी होता है, तभी वो आपको एज ए स्टूडेंट अपने कॉलेज का वेरीफाई कर सकता है। अगला है CM हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। तो अभी तक तो जो स्कॉलरशिप थी वो SC ST कैटेगरी के केस में थी, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी जिनके पास BPL कार्ड था तो वो उसके लिए पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सी स्कॉलरशिप होती है उस पर बात कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो CM हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं, वही 2.5 लाख का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अगर उससे ज़्यादा इनकम नहीं है तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है सिर्फ राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th क्लास राजस्थान बोर्ड से कंप्लीट की है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो 12th क्लास में है वो कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको थ्रू आउट इंजीनियरिंग अगर ये स्कॉलरशिप चाहिए तो आपका फर्स्ट डिवीजन थ्रू आउट आते रहना चाहिए, तो ये आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो आपको इसके केस में 60% आपके मार्क्स थ्रू आउट चलते रहने चाहिए, तभी आपको ये 4 साल तक मिलती रहेगी। और 2.5 लाख रुपए से आपकी जो आय है वो कम होनी चाहिए। तो इसके लिए भी क्या है कि अभी नहीं आया नोटिफिकेशन, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा, या फिर आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। काफी कॉलेजेस के बारे में बताते भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट है कि आप खुद भी अवेयर रहें इस चीज़ के रिगार्डिंग। पोस्ट मैट्रिक के बारे में तो ज़्यादा कॉलेज बता देते हैं, बट बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में कॉलेज कोई कुछ बताएगा नहीं, उसके लिए आपको खुद ही अवेयर रहना पड़ेगा। तो इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो आपको जो पैसा मिलता है वो 1 साल के 5,000 रुपये मिलते हैं, और ये जो है वो 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, और ये मैक्सिमम 10 मंथ तक दिए जाते हैं। तो टोटल मिला के 1 साल के जो रुपये बनते हैं वो 5,000 मिलते हैं, और वो 5,000 रुपये आपको एक साथ ही दे दिए जाते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पास और मैट्रिक, 12th और पासपोर्ट
और ये सारी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए होते हैं। और ये जो है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, ये भी लगभग सभी स्टेट्स में मिलती है, राजस्थान के अलावा भी। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के पोर्टल पर, आप स्कॉलरशिप के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं कि आपको अगर जनरल कैटेगरी में है तो आप कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप बेसिकली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जिन्हें 5,000 रुपये 1 साल के मिल जाते हैं, 2.5 लाख रुपये से कम इनकम है, और ये 4 साल तक मिलती है। तो कोई भी स्कॉलरशिप है अगर वो आपको चाहिए तो आपको एक तो 75% का क्राइटेरिया मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। और आपको ड्यू पेपर जो आते हैं उनसे बचना पड़ेगा, और आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपके चांसेस हमेशा अच्छे बने रहेंगे स्कॉलरशिप मिलने के। तो आपके ड्यू पेपर नहीं बचने चाहिए, बैक पेपर नहीं बचने चाहिए, और अगर आपके 60% थ्रू आउट चलते हैं तो आपकी हर स्कॉलरशिप को मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। अगली जो है वो है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ये राजस्थान के मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय संस्थानों में अध्ययन करने के लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना हेतु संशोधित दिशा निर्देश के इसके योजना के अंतर्गत विदेशी जो संस्था होती है वहाँ पर 300 विद्यार्थियों को दिया जाता है। अगर आपको विदेश में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए 300 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलती है, और देश के अंदर ही अगर आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसमें 200 विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ऐसे जो संस्था है यहाँ से 150 विश्वविद्यालय संस्थानों में समस्त पाठ्यक्रमों में देश के 1 से 50 तक जिनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेम निर्फ रैंकिंग में ओवरऑल निर्फ रैंकिंग वाले जो 50 निर्फ रैंकिंग वाले उच्च अध्ययन के संस्थान है वहाँ पर ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो टाइम्स हायर एजुकेशन में जो लिस्टेड संस्थान है जिनका टाइम्स हायर एजुकेशन में रैंकिंग है, केवल उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, और निर्फ में 1 से लेकर 50 तक जिनकी रैंक है उन्हीं को ये मिलेगी। ऐसे विद्यार्थी जो टाइम्स हायर एजुकेशन में रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं और विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और जिनकी निर्फ रैंकिंग 1 से लेकर 50 तक है, ऐसे ही विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो आय की श्रेणियों को इसमें 3 कैटेगरी में विभाजित किया हुआ है, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। तो श्रेणी 1 के अकॉर्डिंग जिनकी आय 8 लाख से कम है वो इसके लिए एलिजिबल है श्रेणी 1 में, और जिनकी 8 लाख से 25 लाख के बीच में है वो श्रेणी 2 के लिए एप्लीकेबल है, और जिनकी 25 लाख रुपए से अधिक है वो श्रेणी 3 के अंदर आ जाते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग आपको जो है स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट श्रेणी में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 100% ट्यूशन फीस मिलती है, और मैक्सिमम आपको 50 लाख रुपए तक यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आपका जो रहने का खर्चा होता है उसमें 12 लाख रुपए तक मिलते हैं, और वन टाइम एडवांस अमाउंट आपको 3 लाख मिलता है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है उसके अंदर आपको 85% ऑफ ट्यूशन फीस मिलती है, 42.5 लाख तक मिलता है। कैंडिडेट्स को अपना 15% ट्यूशन फीस का खर्चा खुद उठाना पड़ता है, और लिविंग एक्सपेंसेस के आपको 6 लाख रुपए मिलते हैं अगर आप इस दूसरी कैटेगरी में आते हैं। 8 से 25 लाख के बीच में आपकी सालाना आय है। अगर आप तीसरी कैटेगरी में आते हैं, अगर 25 लाख से ज्यादा इनकम है तो उस केस में 70% ऑफ ट्यूशन फीस आपको मिलती है। यहाँ पर आपको 35 लाख रुपए तक मिल जाते हैं, और 30% का ट्यूशन फीस का जो खर्चा है वो आपको बियर करना पड़ता है। यहाँ पर जो रहने का जो खर्चा है वो नहीं मिल पाता है यहाँ पर। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, इसके अकॉर्डिंग इस स्कॉलरशिप को विभाजित किया हुआ है। तो इसको भी अप्लाई करने के लिए इसमें टोटल 500 स्कॉलरशिप्स होती है, 300 होती है इंटरनेशनल और 200 होती है नेशनल। और इसको भी अप्लाई करने के लिए आपको एसएसओ आईडी पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप एसएसओ पोर्टल पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि यहाँ पर मैं बहुत सारी स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करने वाला हूँ। आपको एक पेपर और पेन लेना है, तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स को उठाने के लिए एलिजिबल हैं, उनको लिख लीजिए, क्योंकि सभी स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई एक ही स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, सभी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। उसके बाद है मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा चतुर्वृत्ति योजना 2014। इसके अंदर टोटल फैमिली इनकम होनी चाहिए 5 लाख तक होनी चाहिए। ये राजस्थान के बोनाफाइड एनआईटी स्टूडेंट्स के लिए होती है, सभी कैटेगरीज के लिए होती है, माइनॉरिटी स्टूडेंट को छोड़कर। इसमें 50% ऑफ नॉन रिफंडेबल फी अंडर एडमिशन, ट्यूशन, स्पोर्ट्स यूनियन, लाइब्रेरी, मेडिकल एक्सेप्ट डेवलपमेंट फी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इसके अंदर मिलती है। 50% तक अमाउंट रिफंड हो जाता है। इसको ऑनलाइन आरजेपी एमपीएस जो राज पीएमएस जो पोर्टल है एनआईसी, उस पर अप्लाई करना पड़ता है, और वही एसएसओ पोर्टल पर इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप सैंक्शन होती है वो फॉरवर्ड हो जाती है, आपके फॉर्म फिल करने के बाद आपके कॉलेज को फॉरवर्ड हो जाती है, कॉलेज आपको वेरीफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप रिलीज होती है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको SJE-rajasthan.gov.in पर अप्लाई करना पड़ता है। तो अभी ये भी रिलीज नहीं हुई है क्योंकि अभी जस्ट कॉलेज स्टार्ट हुए, तो अभी धीरे-धीरे स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट की रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगली है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। ये 6 लाख से कम जिनकी सालाना आय है उनके लिए है, और जो मध्य प्रदेश के डोमिसाइल है, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, बेसिकली उनके लिए ही है, जिन्होंने 12 सीबीएसई आईसीएसई से 85% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं 12th क्लास में, तो उनके लिए है। और जेडब्ल्यू रैंक अगर उनकी 1.5 लाख के अंडर है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी आप इंस्टीट्यूट में फीस पे करेंगे वो सब आपको इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत मिल जाएगी अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए जो www.mptechedu.org है, इस पर अप्लाई करना पड़ता है। स्कॉलरशिप पोर्टल mp.nic मध्य प्रदेश का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर अप्लाई करना पड़ता है। अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट या एआईसीटी से मिलने वाली स्कॉलरशिप, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल स्टूडेंट के लिए है, जो कि टेक्निकल डिग्री में दिया जाता है। और जो ये मैं स्कॉलरशिप डिक्लेयर बता रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग एजुकेशन में, एमबीबीएस, डॉक्टर एजुकेशन में, डिप्लोमा कोर्सेज में, उसके अलावा जो भी अगर आप हायर एजुकेशन कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो उसकी भी स्कॉलरशिप्स हैं। बट काफी स्कॉलरशिप हैं जो सिर्फ टेक्निकल डिग्री कोर्सेज में दी जाती हैं, तो उसमें मैंने सभी डिटेल्स बता रखी है। तो ये बेसिकली प्रगति स्कॉलरशिप टेक्निकल कोर्सेज में दी जाती है। टेक्निकल कोर्सेज में आपके आ जाते हैं एमबी आ जाता है, इंजीनियरिंग डिग्री आ जाती है, मास्टर्स डिग्री आ जाती है, और फार्मेसी का कोर्स आ जाता है। तो जितने भी कोर्सेज एआईसीटी से अप्रूव्ड हैं वो सब टेक्निकल डिग्री के कैटर में आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 50,000 रुपए पर एनम मिलते हैं, जो 4 साल तक मिलते हैं। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स चूज किया तो आपको 3 साल तक 50,000 रुपए मिलते रहेंगे। तो इसके अंदर जो टोटल स्कॉलरशिप है वो पूरे इंडिया से 5,000 स्कॉलरशिप इस कैटेगरी के अंतर्गत दी जाती हैं। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, आपके जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए, और आपके घर में 2 गर्ल्स अगर हैं, सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड फैमिली है आपकी, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब आपके घर में सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। पहले सिंगल गर्ल चाइल्ड थी, अब 2 लड़कियों तक इसका प्रावधान कर दिया गया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ऑल गर्ल कैंडिडेट, सिर्फ इसमें गर्ल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, लेटरल एंट्री में लिया है, तो आप दोनों ही इसमें एलिजिबल हो। इसके बाद
आपको क्या है कि मेरिट बेसिस पर चूज किया जाएगा। जो भी आपने टेक्निकल डिग्री कोर्स करने के लिए जेडब्ल्यू के बेसिस पर अगर आपने सिलेक्शन हुआ है या फिर 12th के बेसिस पर हुआ है तो आप उसके बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपने जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसको फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी जो भी गर्ल कैंडिडेट हैं, जो भी आपने घर में 2 गर्ल चाइल्ड हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है, फिल कर सकते हैं। अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको फ्री 50,000 की स्कॉलरशिप मिलनी एलिजिबल हो जाएगी। और इसमें भी वही सब आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, आय प्रमाण पत्र वगैरह, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं। अगर डिटेल में रिक्वायरमेंट है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं तो आप इसको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो 31 अक्टूबर तक ये ओपन रहते हैं फॉर्म, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसको फिल करना है तो आपको ये scholarship.gov.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आपको इन सारी स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो scholarships.gov.in पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स का वहाँ पर पता चल जाता है। बहुत सारी स्कॉलरशिप सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ से आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर किस तरीके से स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पर कि आप इस वीडियो को किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो वो सब रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, तभी मैं आगे के डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगली है AICT स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कारण से AICT द्वारा दी गई है, जो ऑर्फेंस कैटेगरी में आते हैं, जिनके माता पिता कोविड की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, या फिर ऐसे वार्ड्स ऑफ आर्म फोर्सेज हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो किसी अपने एक्शन के दौरान शहीद हो गए हैं, अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। तो ये स्कॉलरशिप स्वनाथ स्कॉलरशिप उनके लिए आती है। तो यहाँ पर जो करंटली स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर रेगुलर मोड पर, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 2000 स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसमें 1000 डिग्री स्टूडेंट्स के लिए होती है, 1000 डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसमें भी 50,000 का अमाउंट हर साल दिया जाता है स्टूडेंट्स को 4 साल तक डिग्री कंप्लीट होने तक। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी कारण से अनाथ हो चुके हैं या फिर उनके माता पिता नहीं रहे हैं कोविड की वजह से, या फिर ऐसे वार्ड ऑफ आर्मड फोर्सेज हैं जिनके पेरेंट्स हैं वो एक्शन के अंदर शहीद हो गए हैं, तो वो सब इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पर भी आपकी जो आय है वो सभी सोर्सेज से मिला के 8 लाख रुपए से या 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वही आपको अप्लाई इस पोर्टल पर करना है। तो अभी AICT की स्कॉलरशिप है, तो 31 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म ओपन रहेंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सक्षम स्कॉलरशिप फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स टेक्निकल डिग्री के लिए। तो ये सक्षम स्कॉलरशिप है जो कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके लिए होती है। तो यहाँ पर भी 50,000 पर एनम दिए जाते हैं। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स जो भी आप चूज करना चाह रहे हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है दोनों ही, फर्स्ट ईयर डिग्री लेवल चूज करता है, डिप्लोमा लेवल चूज करता है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है AICT का, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका डिसेबिलिटी 40% तक होना, नॉट लेस देन 40% होना चाहिए डिसेबिलिटी, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो फैमिली इनकम है वो सभी सोर्सेज से मिला के 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं तो वो इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर उनको 50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इसकी भी वही डेट है, AICT की स्कॉलरशिप है। तो अगला है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर टॉप एजुकेटर फॉर SC स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, न्यू दिल्ली। तो सेंट्रल सेक्टर की है, जो SC स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप है। वही फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, अकेडमिक अंडर क्लाइट में JW रैंक से एडमिशन लिया होना चाहिए, JW रैंक अच्छी होनी चाहिए, कैटेगरी SC है। तो यहाँ पर फुल ट्यूशन फीस आपको रिफंड हो जाती है। जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको 3,000 रुपये 12 महीने के हिसाब से मिल जाते हैं। बुक्स का ग्रांट है वो 5,000 रुपये मिल जाता है एंटायर कोर्स के अवधि के दौरान, और वन टाइम ग्रांट है वो 45,000 रुपये आपको मिल जाता है, जिससे आप कंप्यूटर वगैरह या फिर कोई एक्सेसरीज खरीद सकें। तो इसके लिए आपको JW रैंक आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी स्कॉलरशिप एक बार स्टार्ट हो जाती है तो कोर्स के कंप्लीशन तक चलती रहती है। बस आपको अपनी अटेंडेंस और आपके मार्क्स को भी मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए भी आप scholarship.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स, CSS टॉप क्लास ST स्टूडेंट्स, ये भी टॉप क्लास है। यहाँ पर जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख या 6 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एडमिशन NITs में सिक्योर कर लिया। NIT के जो स्टूडेंट्स हैं, द इंटर सीनियरिटी बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन द क्वालिफाइंग JW एडवांस में जो उनका मार्क्स है उसके बेसिस पर SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स, जो ब्राइट स्टूडेंट्स उनके लिए ये है। यहाँ पर भी फुल ट्यूशन फीस आपको मिल जाती है, स्टाइपेंड 3,000 पर मंथ, और यहाँ पर बुक्स ग्रांट 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिल जाता है एंटायर कोर्स के ड्यूरेशन में, और 45,000 रुपये की आपको अलग से ग्रांट मिलती है, जिससे आप लेटेस्ट कंप्यूटर या एसोसीज खरीद सकें। उसके लिए आपको scholarship.gov.in यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो वो आपके सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको 4 साल तक मिलती रहती है। अगर यहाँ पर इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड द नंबर ऑफ अवेलेबल अवार्ड, देन द स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यहाँ पर अवार्ड होगी, अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो। अगली जो स्कॉलरशिप है वो है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नई दिल्ली। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में जिनकी 2.5 लाख से सालाना आय कम है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो माइनॉरिटी में कौन कौन आ जाता है? मुस्लिम्स आ जाते हैं, सिख्स आ जाते हैं, क्रिश्चियंस आ जाते हैं, बुद्धिस्ट, जैन और ज़ोरोस्ट्रियंस, पर्शियंस, ये सब आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप स्कीम यही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर किसी प्रोफेशनल डिग्री में AICT अप्रूव कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं सीनियर सेकेंडरी में, तो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के ये सब कैटेगरी यहाँ पर एलिजिबल हैं। कोर्स फीस के 20,000 पर एनम 1 साल के यहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ पर हॉस्टलर के 10,000 मिल जाते हैं पर एनम, और डे हॉस्टलर को 5,000 रुपये पर एनम मिल जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर 25 से 30,000 रुपये फिक्स अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है स्कॉलरशिप का 1 साल का। तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाती है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे इस पोर्टल पर scholarship.gov.in पर जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपको जो
एप्लीकेशन है वो आपके कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगी, कॉलेज उसको अप्रूव करेगा तो फिर वापस गवर्नमेंट पोर्टल उसको अप्रूव कर देगा और डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, वही सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स हर जगह लगते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर रखने पड़ेंगे। तो स्कॉलरशिप यहाँ पर चलती रहती है सब्सिक्वेंट ईयर्स तक कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। उसके अंदर है 30% जो स्कॉलरशिप है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है, माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर भी गर्ल्स को इनसाइड 30% का यहाँ पर रिजर्वेशन है। अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वो मेल कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अगला है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। तो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है 2.5 लाख पर एनम तक होना चाहिए इनकम डिसेबिलिटीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। डिसेबिलिटी शुड बी 40% और अबव एंड हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट अंडर रूल्स स्पेसिफाइड बाय द कंप्रेहेंसिव अथॉरिटी। तो पीएच कैंडिडेट के लिए ये स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पर कोर्स फी नॉन रिफंडेबल चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अलाउंसेस रेंट एंड हॉस्टल रुपीज 1600 पर एनम यहाँ पर मिल जाएगा। डे स्कॉलर 750 पर एनम, बुक अलाउंस 1500 पर एनम यहाँ पर मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, वो इंस्टीट्यूट फॉरवर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू डीबीटी बाय फंडिंग एजेंसी। स्कॉलरशिप अवार्ड विल बी सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिसीव्ड स्कॉलरशिप इन ऑफिस ऑफ एकेडमिक सेक्शन। वही है, इसके अंदर भी 50% स्कॉलरशिप है वो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है। तो उस तरीके से आप देख लेंगे। इसके अंदर जो टोटल स्कॉलरशिप होती है वो 1700 के करीब होती है। उसके लिए आपको scholarship.gov.in पर अप्लाई करना होता है। अगली जो स्कॉलरशिप है वो है स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। तो वही पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। डिसेबिलिटी शुड बी 40% ऑफ एंड हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है उसका रियम्बर्समेंट मिल जाता है अप टू 2 लाख तक। मेंटेनेंस अलाउंस हॉस्टलर 3000 पर मंथ एंड डे स्कॉलर 1500 पर मंथ यहाँ पर मिल जाता है। डिसेबिलिटी अलाउंस बुक अलाउंस 5000 पर एनम मिल जाता है। कंप्यूटर परचेज के लिए 30,000 अलग से मिल जाते हैं। वही scholarship.gov.in पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। ये जो टोटल स्कॉलरशिप मिलती है वो 300 स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है। अगली है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है एनुअल इनकम 4.50 लाख से कम होनी चाहिए। सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। 80% और अबव होना चाहिए 12th 10+2 में। एज है 18 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ₹1000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स एंड ₹2000 पर मंथ फॉर 4th एंड 5th ईयर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फॉर 10 मंथ्स ओनली इन ईच ईयर। 10 मंथ के लिए ही मैक्सिमम मिलते हैं। तो रिस्पेक्टिव बोर्ड विल इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट, जो भी आपका बोर्ड है वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी किया है तो आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर ये लग जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 82,000 स्कॉलरशिप इस तरीके से होती हैं जिसमें से 50% गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्व की हुई होती है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन scholarship.gov.in पर अप्लाई करना होता है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स। इनके लिए भी स्पेशल है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के नाम सर। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो जिनके पेरेंट्स सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज में असम राइफल्स में वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। वार्ड ऑफ डिसीज सीपीएफ एआर पर्सनल वार्ड्स ऑफ डिसीज स्टेट पुलिस फोर्स पर्सनल मार्टियर्ड इन टेरर एंड नक्सलाइट वायलेंस। तो जिनके पेरेंट्स इसमें शहीद हो गए हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप है स्पेशली। ₹3000 यहाँ पर ₹3000 पर मंथ यहाँ पर मिलते हैं। बॉयज़ को और गर्ल्स को ₹2,500 पर मंथ यहाँ पर मिलते हैं। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। वही आपका कॉलेज वेरीफाई करेगा और डीबीटी के माध्यम से आपकी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 2000 स्कॉलरशिप इस तरह की होती है जिसके अंदर से 50% है वो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए रहती है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन scholarship.gov.in पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगली जो स्कॉलरशिप है वो है स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एमएचआरडी इंडिया। तो स्पेशल स्कॉलरशिप का जो ये क्राइटेरिया है तो काफी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ही इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पेशल स्कॉलरशिप के माध्यम से एडमिशन मिल जाता है। तो ये कॉलेज ही ऑटोमेटिकली अगर आप इस कैटेगरी के एडमिशन लिया है तो कॉलेज अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रोसेस कर देता है स्पेशल स्कॉलरशिप जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी को। अगर नहीं करता है तो आप अपने लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कॉलेज है वही आपके एक्सपेंसेस लगाकर वही क्लेम कर लेता है पैसा। अगर वो नहीं करता है तो अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। तो टोटल फैमिली इनकम यहाँ पर लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर से आपका मूल निवास होना चाहिए एंड पास 12th फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ J&K से आपको 12th पास होनी चाहिए। ट्यूशन फीस अप टू 1.25 लाख पर एनम तक आपको मिल जाता है। हॉस्टल फी एंड इंसिडेंटल अप टू 1 लाख तक आपको यहाँ पर हॉस्टल का मिल जाता है। आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर 250 स्कॉलरशिप्स होती है इंजीनियरिंग के अंदर। तो जनरली AICTE पर ये अवेलेबल है। तो आपका जो एडमिशन ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ रहता है। ऑटोमेटिकली आपकी जो काउंसलिंग एजेंसी जिसके थ्रू आए हुए होते हैं तो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पहले ही एडमिशन मिला हुआ होता है। तो आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा करने होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्कॉलरशिप को प्रोसेस कर देता है। अगला है SPDC स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायोस्पोरा चिल्ड्रन SPDC ये 2006-7 में बनाई गई थी हायर एजुकेशन में। इंडियन यूनिवर्सिटी डिफरेंट फील्ड एक्सपर्ट मेडिकल एंड रिलेटेड कोर्सेज इंडिया एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हो गए यहाँ पर जो NRIs हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के हैं जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप चलाई गई है NRIs के लिए टू प्रमोट इंडिया एज अ सेंटर फॉर हायर स्टडीज। द SPDC स्कीम इज एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड 69 कंट्रीज में ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो ऐसे NRIs PIOs OCIs की इनकम कैटेगरी $5,000 से कम है वो इसके SPDC स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन ECR कंट्रीज जिनकी $3,000 से कम है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में वो 60% एग्रीगेट होने ही चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप है वो $4,000 पर एनम तक अवार्ड हो जाती है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के केस में, ह्यूमैनिटीज लिबरल आर्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट, हम इन सभी के केसेस में आप इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप NRI हैं या PIOs की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इस स्कॉलरशिप को भी अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन एट stp-scholarship.gov.in पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगला है इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप। तो जो भी ऐसी गर्ल चाइल्ड हैं जो अपने घर में सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये स्कॉलरशिप दी जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से और जो स्कॉलरशिप अमाउंट होता है वो 36,200 रुपये होता है। अगला है पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज जो होती हैं जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर में वर्क करती हैं या बैंकिंग सेक्टर में वर्क करती हैं वो भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो इसके लिए बेसिकली ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज निकालते हैं। जनरली ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आता है तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं बता ही दूंगा। बाकी आपको इस स्कॉलरशिप को उठाने के लिए आपको न्यूज़पेपर में देखना होता है। और जनरली जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जनरली उन्हीं को दी जाती है। SC ST जो वीकली जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यहाँ पर
जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा दी जाती है SC ST अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए। तो फैमिली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 12th की होना चाहिए, कैंडिडेट की 55% एक्विवेलेंट के आसपास मार्क्स होने चाहिए। SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनका होना चाहिए। इसके लिए आपको 30,000 पर एनम की स्कॉलरशिप मिलती है। और यहाँ पर आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो भेजनी पड़ती है, फॉर्मेट डाउनलोड कर, तो इस एड्रेस पर आप भेज देंगे। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। इसके लिए आपको फुल टाइम इन डिग्रीज में कोर्सेज अगर आपका है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल एंड IT में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल स्टाइपेंड स्कॉलरशिप अदर सोर्सेज से नहीं होना चाहिए, कहीं अलग से नहीं मिलना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजिंग देखकर रखनी है, ऑनलाइन चेक करना है EL की वेबसाइट पर, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अगला है यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप SC ST ONGC। तो यहाँ पर टोटल फैमिली इनकम है 1.5 लाख तक होनी चाहिए, 60% 12th में होना चाहिए। तो और यहाँ पर SC ST या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको ये मिलती है 48,000 पर एनम मिलती है। वही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन की वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे, जब ये रिलीज होता है तो न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ONGC की वेबसाइट पर आपको देखना पड़ेगा, बहुत पॉपुलर है ONGC से मिलने वाली स्कॉलरशिप। तो अगर आप इस पर जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट्स के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर रेगुलर चेक करते हुए रहना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अगली है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप। हाईएस्ट CGPA अगर मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में आता है आपका कॉलेज के अंदर तो आपको ये मिलती है। ज़्यादातर इसके अंदर NITs या IITs ही कवर हैं। 60,000 पर एनम मिलती है। साथ ही अवार्डीज जो भी नॉमिनेटेड हैं वो DSW ऑफिस के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। टॉपर ऑफ द 3rd ईयर इन मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम को ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो जनरली ये IITs NITs के स्टूडेंट्स को ही मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे और भी सारे PSUs में मैं इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा सारे। जैसे LIC है वो भी स्कॉलरशिप देता है, वो भी न्यूज़पेपर में ऑफलाइन रिलीज होता है कि जब भी इनके फॉर्म रिलीज होंगे स्कॉलरशिप के, इनके पोर्टल पे या फिर न्यूज़पेपर में रिलीज करते हैं। NTPC भी रिलीज करता है न्यूज़पेपर में, कोल इंडिया लिमिटेड, BHEL, ONGC और बहुत सारे इस तरह के PSUs हैं जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ गया और भी बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर वर्क करते हैं, वो सारे स्कॉलरशिप देते हैं। तो जिसका भी स्कॉलरशिप आएगा मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो इसका जो एडवर्टाइज है वो न्यूज़पेपर में आता है, जब भी स्कॉलरशिप के फॉर्म रिलीज होंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके माध्यम से आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे वो मिस हो जाता है तो भी अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो बहुत सारे PSUs हैं, पर जनरली जितने भी PSUs हैं वो ये जो स्कॉलरशिप देते हैं वो SC ST कैटेगरीज में देते हैं। थोड़े बहुत हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आजकल मिलनी शुरू हो गई है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी PSUs के थ्रू स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज होती हैं अंडर CSR। यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो इसके तहत इनका दायित्व बनता है प्राइवेट कंपनियों का कि समाज के लिए इनको भी कुछ करना होता है। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देती हैं, जिससे वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकें, 11th 12th भी परस्यू कर सकें। तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें सबसे फेमस है OPJEMS है, OP जनरल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्कॉलरशिप है, जिसको OPGMS बोलते हैं। तो यहाँ पर ये OP जनरल के द्वारा प्रमोट किया हुआ है, जहाँ पर हर साल 100 स्टूडेंट्स को दिया जाता है, जिसमें 40-43 इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ये अवार्ड की जाती है। तो यहाँ पर आपको टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होना चाहिए, टॉप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है JEE के बेसिस पर, तब आप स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। ये काफ़ी कुछ ही सिलेक्टेड IITs NITs के स्टूडेंट्स या काफ़ी रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और एक साथ ही इसके अंदर 80,000 रुपये मिल जाते हैं और मेडल इसमें मिलता है। फर्स्ट जो 3 टॉपर्स होते हैं, 2nd ईयर, 3rd ईयर या 4th ईयर के जो 4 स्ट्रीम होती है जिसके अंदर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऐसे है, उन 4 स्टूडेंट्स के लिए ही ये स्कॉलरशिप है। बाकी डिटेल आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसमें फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। तो ये ब्रांचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, 4 ब्रांचेस के अंदर ही OP जनरल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसकी वेबसाइट पर अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं और जब भी करना चाहें फॉर्म ओपन रहते हैं तो आप इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं इस कैटेगरी में। तो अगला है वैश्विक स्कॉलरशिप VIL स्कॉलरशिप। अगर 2.5 लाख से कम है इनकम तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 फीमेल कैंडिडेट्स ओनली यहाँ पर चूज किए जाते हैं, 1 कैंडिडेट ईच फ्रॉम केमिकल, मेटलर्जी एंड मैकेनिकल यहाँ से चूज किए जाते हैं। 3 जो मिनिमम CGPA है वो इसमें अप्लाई करने के लिए वो 7 मिनिमम CGPA होना चाहिए। इसके अंदर भी IITs के स्टूडेंट्स को ही कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर 25,000 रुपये पर सेमेस्टर ईच स्टूडेंट को मिलते हैं, फ्रॉम 3rd to 6th सेमेस्टर यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपको अपने कॉलेज में आपको DSW ऑफिस होता है वहाँ से इसको अप्रूव कराकर आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा और जो भी इसकी डिटेल्स है वो आपके नोटिस बोर्ड पर लग जाती है, वहाँ पर आपको अप्लाई कर देना होता है। तो इसका जो मोड है वो ऑफलाइन है, बाकी आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बेस्ट है, रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। यहाँ पर अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में भी कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर 5,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है पूरे ऑल इंडिया से। तो जिनकी जो आय है वो 15 लाख रुपये से कम है, जो फर्स्ट ईयर में एनरोल हो चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड स्कॉलर्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है 2 लाख तक ओवर द ड्यूरेशन ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम। का जो डिग्री प्रोग्राम है उसके अंदर 2 लाख तक उनको वित्तीय सहायता मिल जाती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है, फिर फर्स्ट लेवल सिलेक्शन होता है, फिर अनाउंसमेंट ऑफ स्कॉलर्स का होता है। 5,000 स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, 12 60% कम से कम पास होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में करंटली इनरोल होना चाहिए, फुल टाइम डिग्री कोर्स के लिए, पार्ट टाइम के लिए नहीं होता है। स्टूडेंट्स हैविंग हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 लाख से आपकी आय कम होनी चाहिए और जिनकी 2.5 लाख से कम है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है और एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके भी फॉर्म ओपन है, आप अप्लाई करना चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप रिलायंस foundation.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप। तो ये भी बहुत पॉपुलर स्कॉलरशिप है जो टाटा कैपिटल लिमिटेड ग्रुप की तरफ से दी जाती है। स्टूडेंट्स अगर 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और अगर वो इनको कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाह रहे हैं तो उनको भी 1 टाइम स्कॉलरशिप अप टू 80% ऑफ देयर कोर्स फी और अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 12,000 जो भी कम हो वो दिया जाता है फुल एकेडमिक उनके जर्नी के लिए। तो एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स में होनी चाहिए क्लास सेमेस्टर में। द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट सोर्सेज मस्ट बी लेस देन 2.5 लाख से इनकी एनुअल इनकम कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर टाटा जो कैपिटल पंक स्कॉलरशिप 2024-25 है वो मेरिट बेस पर ही दी जाती है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखकर दी जाती है।
इनिशियली जो शॉर्टलिस्टिंग होगी एप्लीकेंट की बेस्ड ऑन द एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखकर शॉर्टलिस्टिंग होगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद उनको फाइनली कंफर्म कर दिया जाएगा टाटा कैपिटल लिमिटेड ग्रुप की तरफ से। तो इसकी जो ड्यू डेट है आप इनकी वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हैं वहाँ पर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप गवर्नमेंट पोर्टल से स्कॉलरशिप ले रहे हो तो गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही जगह से स्कॉलरशिप ले सकते हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से सेम गवर्नमेंट से अलग अलग से नहीं ले सकते। एक स्टूडेंट बहुत सारी गवर्नमेंट से नहीं ले सकते हैं, वैसे प्राइवेट में भी नहीं ले सकते हैं, बट अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपको बहुत जगह से एलिजिबल स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप बाकी स्कॉलरशिप जहाँ से आपको बेस्ट मिल रही है उसको आप रखें, बाकी सारी स्कॉलरशिप को आप कैंसिल कर सकते हो। ऐसा भी प्रोविजन होता है कि जितनी भी स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया वहाँ पर से जिसमें भी आपको बेस्ट स्कॉलरशिप मिली उसको आप रखें और बाकी सबको आप कैंसिल कर दें, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है शर्मन फाउंडेशन स्कॉलरशिप। यहाँ पर जो आय है वो ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए। यूजी स्टूडेंट्स जो भी एनआईटी में एनरोल्ड हुए उनके लिए होती है, सभी के लिए होती है, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50,000 पर एनम तक मिल जाता है, और मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो यहाँ पर 2 लाख तक मिलता है अप टू 8 सेमेस्टर। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं, सभी को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बाकी मैं बताता रहूँगा टाइम पर, बट और भी कुछ हैं वो हैं। अटल महेश्वरी स्कॉलरशिप है, अमर उजाला फाउंडेशन से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोटक कन्या स्कॉलरशिप है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोटक एजुकेशन फाउंडेशन ग्रुप है, जियो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस जियो की सर्च करेंगे, रिलायंस जियो स्कॉलरशिप तो आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। उसके बाद कॉलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कॉलगेट फार्मोलिन इंडिया लिमिटेड की तरफ से दी जाती है। उसके अलावा लोरियल इंडिया यंग वुमेन इन साइंस स्कॉलरशिप अवार्ड है, लोरियल इंडिया की तरफ से दी जाती है। उसके अलावा रोल्स रॉयस उन्नति स्कॉलरशिप है, जो कि रोल्स रॉयस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दी जाती है। और इस तरह की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जहाँ से ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पे गूगल पर सर्च कर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे अभी फॉर्म रिलीज हो रखे हैं। बाकी मैं भी इन्फॉर्म करता रहूँगा अगर आप मेरे साथ टच में हैं तो इस तरीके के से मैंने आपको बताया कि इनकी भी गवर्नमेंट ने इनको कह रखा है कि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। उसके अंतर्गत ऐसे वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी मदद की रिक्वायरमेंट रहती है तो उनको कई कैटेगरीज में स्कॉलरशिप ये बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर हैं ये देते हैं, जिससे इनको टैक्स एडवांटेज और अदर बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो इनका भी बेनिफिट हो जाता है और इनका जो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है वो भी फुलफिल हो जाता है। तो इस वजह से बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हायर एजुकेशन परस्यू करने पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती हैं। उसके बाद है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एनजीओ हैं काफ़ी, ये भी टैक्स बेनिफिट के केस में लगता ही नहीं है, तो भी उसका बेनिफिट उठाने के लिए एनजीओ भी हैं। वो बेसिकली काफ़ी एनजीओ इसी पर्पस में वर्क करते हैं कि किस तरीके से वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को ये हेल्प कर सकें और उनको स्कॉलरशिप दिला सकें। तो कुछ एनजीओ हैं जैसे FAEA CA स्कॉलरशिप है, ये अंडर कैटेगरी बीपीएल में आती है। बीपीएल के स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट हुए पास क्लास 12 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, तो बीपीएल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50,000 पर एनम दी जाती है। इनका जो फॉर्मेट होता है उसमें अप्लाई करना होता है, ये पर्टिकुलर एनआईटीज आईआईटीज के स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो उनको अपने कॉलेज से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेनी है और वो बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्लास 12 और इंटरव्यू होता है, क्लास 12 के मार्क्स और इंटरव्यू के बेसिस पर ये स्कॉलरशिप मिलती है। सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखा जाता है, फाइनल अवार्ड इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ इनका जो ये डिसाइड करते हैं वही फाइनल डिसीजन होगा। तो ये आपको 4 साल या 5 साल जो भी आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन है उस तक दी जाती है। उसके बाद है स्वामी शिवानंदा मेमोरियल स्कॉलरशिप है एनजीओ के थ्रू, यहाँ पर एनुअल इनकम है जो 2 लाख से कम होनी चाहिए, CGPA 7 से ऊपर चलते हुए रहना चाहिए। सिलेक्टेड आईआईटीज एनआईटीज में दी जाती है रुपीज़ यहाँ पर 24,000 पर एनम दी जाती है ईच बैच, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को। एप्लीकेशन विल बी इनवाइटेड, वो ऑफिस के थ्रू प्रोसेस होती है। अगर आप एनआईटीज में स्टडी कर रहे हैं तो आपके ऑफिस के थ्रू होगा। तो ये बेसिकली एनआईटीज आईआईटीज के लिए है। तो टोटल 4 स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड, इसके अंदर 1 2 3 4th ईयर तक अवार्ड होती है। ये आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। 80% आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को दिया जाता है और 20% वेटेज आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को दिया जाता है। उसके बाद है स्वामी दयानंद चैरिटेबल एजुकेशन फाउंडेशन मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। फ्रेश स्टूडेंट्स इन एनआईटी 65% मार्क्स क्लास 12 में होना चाहिए। CGPA 6.5 से अबव होनी चाहिए, सभी कैटेगरीज इसमें हो जाती हैं। 5 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप है जिसमें 15,000 से लेकर 50,000 पर एनम इसमें दी जाती है। कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डली सर्टिफाइड एंड फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से आपको फॉरवर्ड करनी पड़ती है फॉर्म फिल कर, जिसकी मैक्सिमम एज है 25 साल और इस मेल आईडी पर भेजनी पड़ती है। तो ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये भी जनरली आईआईटीज एनआईटीज के स्टूडेंट को दी जाती है। उसके बाद सैमसंग स्टार स्कॉलरशिप है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th और 12th जवाहर नवोदय 2 विद्यालय से की उनको दी जाती है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है उन सभी को दी जाती है। उनको भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में अपने इंस्टीट्यूट से साइन कराकर फॉर्म फिल कर भेजना होता है। और जो भी सैमसंग स्टार स्कॉलरशिप है ये फंडिंग एजेंसी डिसाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप दी जाती है। बाकी डिटेल आप इनकी वेबसाइट पर जाकर, सैमसंग की वेबसाइट पर जाकर आप डालकर देखेंगे सैमसंग स्टार स्कॉलरशिप, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद है काफ़ी जो है कॉलेज होते हैं वो एलुमनाई स्कॉलरशिप देते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल पर स्कॉलरशिप देते हैं, तो खुद का फंड जमा कर भी स्कॉलरशिप देते हैं। तो एलुमनाई हैं जो वहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो कॉलेज को स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए फंड बनाकर रखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फीस देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो एलुमनाई जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छी जॉब्स होते हैं वो सपोर्ट करते रहते हैं और इंस्टीट्यूट भी अपने लेवल पर सपोर्ट करता है। तो काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं वो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, अच्छी मेरिट आती है डिग्री एग्जामिनेशन में या फिर आपके 12th बेसिस पर आपके JEE के अच्छे मार्क्स हैं, आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, आपको अपने इंस्टीट्यूट में ही इसके बारे में डिटेल्स पता करनी पड़ेगी कि वहाँ पर कोई एलुमनाई स्कॉलरशिप या इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है तो वो आपको आपका इंस्टीट्यूट बता देगा। तो इसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूट से ही पता करना पड़ेगा। और ये सारी जो स्कॉलरशिप होती है वो फुल्ली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। जितने अच्छे आपके मार्क्स हैं, जितना अच्छा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, उतनी ही अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिलती जाएगी। उसके बाद है जो लास्ट स्कॉलरशिप है वो है पेरेंट्स डिपार्टमेंटल वर्किंग स्कॉलरशिप। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स उनके पेरेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और वो ऊपर जितनी भी बताई स्कीम्स हैं उन सभी में किसी में एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर हैं तो उनको ऊपर की स्कॉलरशिप तो नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी जो सालाना आय होती है गवर्नमेंट पेरेंटल बच्चों की उनकी उससे ऊपर निकल जाती है, तो वो उनके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो उनको उनके डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो उसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट्स में पता करना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट में पता कर लेंगे कि उनको
किस तरह की स्कॉलरशिप किस एडमिशन के तहत मिल जाएगी, इंजीनियरिंग के कोर्स में, मेडिकल के कोर्स में, तो वहाँ पर उनका जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि इस बारे में मुझे जानकारी है कि मिलती ज़रूर है, बट ये आपको आपके डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा कि कितनी मिलती है, उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा, वो आपको अपने डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पर भी आपके पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं वहाँ के डिपार्टमेंट में, ऑफिस में आपको पता करना पड़ेगा। तो जैसे डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी हो गया, डिफेंस फोर्सेज हो गया, वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है जब आप हायर एजुकेशन करते हो। रेलवे डिपार्टमेंट में मिलती है, PSUs में मिलती है, बैंकिंग सेक्टर में मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स, टीचर्स वगैरह जो हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं, टीचर हो गया, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, सबको मिलती है। और भी अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो उसके अंदर भी इस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये है पेरेंटल डिपार्टमेंटल वर्किंग स्कॉलरशिप, जहाँ पर आपके पेरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग है, वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बहुत सारी जो स्कॉलरशिप है, सभी कैटेगरीज की स्कॉलरशिप को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है और आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। बस अब आपको क्या है कि अवेयर रहना है, आपको अपनी पेपर पेन लेकर इन स्कॉलरशिप को लिख लेना है, जिसके अंदर भी आप एलिजिबल हैं वो आपको लिख लेनी है और उनका ध्यान में रखना है, उनको सर्च करते रहना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। अगर आप मुझसे कहते हैं कि इनके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उस पर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वो डिपेंड करता है इस वीडियो के रिस्पॉन्स पर, आप कैसा इसको रिस्पॉन्स करते हो और तभी, और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तभी मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा, तभी मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो इसे जाते जाते आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊँ, ज़्यादा डिटेल वीडियो बना पाऊँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से आप इजीली स्कॉलरशिप ले सकते हो, जिससे आपकी स्कॉलरशिप ना अटके। क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं, उनकी स्कॉलरशिप अटक जाती है। तो अगर मेरा सब्सक्रिप्शन बेस अच्छा होगा, मेरे साथ ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े रहेंगे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आगे फर्दर वीडियोस बना के आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।